गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धरणीधर वैष्णव और भारतीय इतिहास के बारे में हम एक नए अध्ययन बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है ये मान लीजिए प्राचीन भारत के इतिहास का आधार बिंदु है या नींव है, जहां से भारतीय इतिहास का प्रारंभ होता है। हालांकि हम इससे पहले काफी चैप्टर जो है मौर्य काल है, गुप्त काल है, सातवाहन, शुंग, कण्व, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, किंतु ये एक ऐसा अध्ययन बिंदु था जिसको मैं चाहता था कि विस्तार से लें और छोटे छोटे टुकड़ों में इस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ें। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक है एक बड़ा विस्तार रूप लिए हुए है, यानी कभी क्या इसका नामकरण है, कौन सी सभ्यता के लोग ये माने जाते हैं, इनका रहन सहन, उनका धार्मिक, जाति या सामाजिक विश्वास, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक स्थिति, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के बारे में कुछ प्रमुख क्षेत्र जो है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके बारे में विशेष रूप से हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो जो प्रारंभिक आज की हमारी क्लास है उसमें हम एक जनरल ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में सिंधु घाटी जो सभ्यता है या सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है, इसका नामकरण किस तरह से किया गया है, क्या था ऐसा एकदम से कि अचानक से ये सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता प्रकट होती है, और कौन कौन से इसके उत्खननकर्ता थे, प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण नगर थे उनके, और क्या इसका कालक्रम है, यानी हम इसको कहाँ निर्धारित कर सकते हैं इतिहास में। इन पर हमारी एक जनरल सी क्लास है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी स्थिति और विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहें या सिंधु सरस्वती सभ्यता। घाटी यानी एक नदी की तो घाटी होती है। अब यहां पर सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको वर्तमान में क्योंकि सिंधु नदी भारत से बाहर है वर्तमान में, और जो सरस्वती नदी बहा करती थी, सरस्वती का बहाव क्षेत्र था, वो वर्तमान में जो भारत है यानी हिमालय पर्वत से होते हुए पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है भारत का, पंजाब होते हुए, वो इसका बहाव क्षेत्र था। तो भारत से इसका समीकरण जोड़ने के लिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम जो विद्वानों ने दिया है, इतिहासकारों ने दिया है, वो उचित लगता है। सिंधु सभ्यता कहना केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब है केवल सिंधु के आसपास, किंतु केवल और सिंधु के नदी के आसपास नहीं, ये सरस्वती के किनारे इसके अधिकांश स्थल थे। भारत में और भी कई प्रमुख स्थल हैं, जैसे भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है लोथल। तो अन्य नदियों के कारण भी इसका नामकरण परिवर्तन की समस्या चल पड़ी। तो वर्तमान में जो उचित नामकरण है भारत के संदर्भ में वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो देखिए, सर्वप्रथम इसकी बात करें तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का। भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है यानी वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है उस समय 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी शासन था। तो इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका पता लगाया चार्ल्स मैसीन नामक इतिहासकार थे, और इतिहासकार या अंग्रेज अधिकारी थे, नाम है चार्ल्स मैसीन। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र में इसका सर्वेक्षण किया गया था 1826 ईस्वी के आसपास, लगभग 1826 ईस्वी के आसपास चार्ल्स मैसीन जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम ऐसा पता लगाया कि प्राचीन काल में यहाँ कोई सभ्यता रही होगी, किंतु यहाँ पर इनको कोई ऐसी विशेष चीज या वैसा सभ्यता के अवशेष नहीं मिल पाए, केवल एक सामान्य सर्वेक्षण था। उसके बाद की बात करें तो दूसरा जो समय आता है वो है 1853, जब भारत में पहली बार रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ था, रेलवे लाइन की नींव पड़ रही थी अंग्रेजी शासन काल में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, और इसके जो जनक थे वो कनिंघम महोदय को माना जाता है, जो अंग्रेज इतिहासकार थे। जब कनिंघम इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं या इसके जो प्रथम डायरेक्टर बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक ऐसा सर्वेक्षण किया
जहां से इनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो प्राचीन महत्व की थी या पुरा वस्तुएं थी। तो ये बात 1853 की, जब रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था, यानी प्रारंभिक दौर में था। तो ये कनिंघम महोदय थे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक भी जिनको कहा जाता है। तो उनके क्षेत्र, उनके निर्देशन में यहाँ कुछ कार्य हुआ और स्वयं भी इन्होंने कुछ वस्तुएं प्राप्त की। तो सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें जो पहली बार जैसे प्रकाश में, विस्तृत रूप से प्रकाश में आती है, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी क्या है? 1856 का समय है। अविभाजित भारत है, यानी भारत और पाकिस्तान अलग नहीं है, एक ही है, अविभाजित भारत है। तो 1856 ईस्वी में क्या होता है? लाहौर से कराची, कोई कहानी नहीं सुना रहा, लाहौर से कराची एक रेलवे लाइन का ट्रैक डाला जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 ईस्वी के आसपास। तो ये जो काम देख रहे थे वो बर्टन बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। दो बर्टन भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम साहब। तो इनके समय में देखो क्या होता है, 1856 में लाहौर से कराची जो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था, तो उस ट्रैक पे क्या होता है, आज ट्रैक पे जो बिछाने के लिए कुछ जैसे कहते हैं गिट्टी, जिसको कह सकते हैं कंक्रीट चाहिए थी या पत्थर चाहिए थे, वो रेलवे लाइन के ऊपर बिछाए जाते थे। तो मजदूर जो काम कर रहे थे वो आसपास से कुछ ईंटें, मिट्टी या ये प्राप्त कर रहे थे और वो रेलवे लाइन पर बिछाने का काम भी कर रहे थे। तो जैसे जैसे ये रेलवे लाइन पे ये आसपास से खोद कर मिट्टियां, जो कुछ ईंटें निकाल रहे थे, पत्थर निकाल रहे थे और वो लगातार बिछाए जा रहे थे। जब दोनों बर्टन बंधु थे, उन्होंने देखा कि ये कुछ ऐसी ईंटें हैं जो किसी मकान से निकली हुई है या कुछ पकी हुई ईंटें थी। तो इन्होंने विस्तृत रूप से देखा, ढंग से देखा, ध्यान दिया। ध्यान देने पर पता चला ये तो कोई प्राचीन, ऐसा कह सकते हैं घरों के हैं, और प्राचीन घर रहे होंगे जो मिट्टी में काफी समय पहले दब चुके होंगे। तो ऐसा इनको लगने पर इन्होंने वो काम रेलवे लाइन का रुकवा दिया और यहाँ पर इस रेलवे लाइन के जो ये पत्थर, ईंटें निकाली जा रही थी, वो काम इन्होंने रोक दिया। तो यहां पर पहली बार सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता लगता है कि इस क्षेत्र में, विशेष रूप से एक विस्तृत क्षेत्र में, सिंधु नदी के आसपास, रावी नदी के आसपास, यानी ये सभ्यता विकसित हुई। अब देखिए इसके बाद की बात है, यहाँ की इसका सभ्यता का पहली बार विशेष रूप से यानी विस्तृत रूप से पता लगता है। अगली कालक्रम की बात करें तो 1912 में फ्लीट साहब है। 1912 में फ्लीट साहब जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, डॉक्टर फ्लीट साहब, उन्होंने भी इस क्षेत्र का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण यानी यहाँ पर कोई सभ्यता दबी थी तो उसका सर्वेक्षण किया कि हाँ यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता ऐसी यहाँ पर इस क्षेत्र में है। अब यहाँ तक तो था ऐसा इतिहास जिनमें कोई विशेष रूप से तथ्य ऐसा पता लग चुका है कि यहाँ सभ्यता है, हो सकता है कि तो उत्खनन कार्य नहीं किया गया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं एक निश्चित तथ्य की ओर। देखो सबसे पहले चार्ल्स मैसन 1826 में, 1853 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जिसके जनक माने जाते हैं कनिंघम महोदय, उन्होंने भी इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन में बर्टन बंधुओं ने इस क्षेत्र का पता लगाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े, इस बात से हम अगर आगे बढ़े तो जो सबसे पहले उत्खनन का कार्य है, सभ्यता का पता लग चुका था, इस क्षेत्र में जो उत्खनन है वो 1921 के आसपास किया गया। और 1921 में जो थे यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे, जनरल थे, वो थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। इसके डायरेक्टर या निर्देशक जो थे जॉन मार्शल साहब थे और उनके निर्देशन में ही, उनके कहने पर ही 1921 में इस क्षेत्र का उत्खनन का कार्य सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी। इनके साथ में माधव स्वरूप वत्स भी थे। माधव स्वरूप वत्स भी इन्हीं के साथ में थे जो बाद में इनसे जुड़ते हैं, उत्खनन में सहयोग करते हैं। किंतु मूल नाम जो आता है वो आता है दयाराम साहनी का,
जो सबसे पहले उत्खनन करते हैं 1921 में। और कौन से क्षेत्र का करते हैं? वो करते हैं यहां पर हड़प्पा का। और इसी आधार पर सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया गया, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी नाम दिया जाता है। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को। बात करें इसी के तुरंत बाद 1921 के बाद इसी क्षेत्र में 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, क्या नाम है? आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया 1922 में। कौन से क्षेत्र का? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाले कौन हैं? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये देखिए मूलतः यहां पर जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई, यहां पर एक टीला बना हुआ था, मिट्टी का टीला था। तो यहां पर इनको जो कुषाण वंश था, हमने पढ़ा कुषाण वंश से संबंधित कोई बौद्ध स्तूप था, मूलतः ये उसकी खुदाई कर रहे थे आर.डी. बनर्जी। किसकी खोज कर रहे थे मोहनजोदड़ो में? कुषाणकालीन क्या था? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप था, तो उसकी ये खुदाई कर रहे थे। तो इनको पता लगा कि यहाँ तो स्तूप के अलावा कुछ अन्य चीजें भी हैं जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता यहाँ से निकलकर प्रकाश में आती है आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो हमारे लिए प्रश्न है वो है कि हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, और साथ में माधव स्वरूप वस्ते 1921 में। कब? 1921। और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे वो थे जॉन मार्शल साहब। 1922 में आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। अब ये दो प्रमुख नगर प्रकाश में आ चुके थे और इन्हीं को आधार बनाकर आगे नामकरण किया जाने लगा इस सभ्यता का। किंतु यहीं पर एक घोषणा होती है कि अब सभ्यता मिल चुकी है। तो जो जॉन मार्शल थे उन्होंने 1924 में, जॉन मार्शल साहब ने 1924 ईस्वी में 21 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन प्रारंभ हो चुका था। तो एक लंदन वीकली, लंदन से एक लंदन वीकली अखबार प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र में या उस पत्र में जॉन मार्शल साहब के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि एक सभ्यता भारत के क्षेत्र में या भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। लंदन वीकली में पहली बार 1924 में ये घोषणा होती है और जॉन मार्शल साहब के द्वारा। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसके नामकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे हम जनरली मैं इसके नामकरण पर बता चुका हूं कुछ बातें, किंतु फिर भी इसके नामकरण की कुछ समस्याएं हैं कि इसको क्या कहा जाए। तो जो सबसे पहले इस सभ्यता का नाम दिया गया, सर्वप्रथम इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सर्वप्रथम इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कह सकते हैं। तो जो सबसे पहले निकल कर आता है वो है सिंधु नदी, क्योंकि जो प्रारंभिक क्षेत्र थे वो सिंधु नदी के आसपास थे। सिंधु नदी की सभ्यता जो पहला इसका नामकरण पड़ता है। अब इसके बाद अन्य क्षेत्र के आधार पर इसके नाम अन्य पड़ते हैं। 1947 जब भारत आजाद हुआ था तब इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता रख दिया गया। क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। किंतु ये हड़प्पा जो था ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जा चुका था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों। तो भारत को ये जचा नहीं कि इसमें भारत के भी तो कई क्षेत्र ऐसे मिले जो भारत में हैं, तो इसलिए इसका नामकरण थोड़ा सा बदलकर वर्तमान में जो रखा जाता है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। वर्तमान में इसका क्या नामकरण किया गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखिए अलग अलग है, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब एक ही है, सभ्यता का नाम है, अलग रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नामकरण, यानी वर्तमान में इसका नामकरण जो है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। और सबसे पहले इसको कहा गया सिंधु नदी की सभ्यता। क्षेत्र की बात करें, अगर हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ इसको देखें, इसका विस्तार देखें कहां तक फैली हुई है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें इस तरह से देखते हैं, जो सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है इसका, यानी
लगभग ये 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने हैं? 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है, इसका वर्तमान जो क्षेत्र माना जाता है। और इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र या गुजरात तक जो है वो 1400 किलोमीटर फैली हुई है। अगर ऐसे बात करें तो कितनी है ये? 1400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है उत्तर से दक्षिण की तरफ। और पूर्व पश्चिम की बात करें तो लगभग ज्यादा है 1600 किलोमीटर में, यानी इसके काफी विस्तार रहा इस सभ्यता का। पश्चिम से लेकर पूर्व में, उत्तर से दक्षिण तक काफी बड़ा एक क्षेत्र रहा। अब सबसे उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो वो है मांडा। और मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है मांडा? जम्मू कश्मीर में। और नीचे की तरफ बात करें भारत के दक्षिणी क्षेत्र में तो वो है दैमाबाद। और दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र की बात करें तो वो दैमाबाद है, महाराष्ट्र में। कुछ है जो भगतराव भी इसका दक्षिणी क्षेत्र मानते हैं। जानकारी के लिए ठीक है, भगतराव जो गुजरात में पड़ता है, किंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है दक्षिणी जो छोर है इसका वो है दैमाबाद, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। उत्तर की बात करें भारत की तरफ तो आलमगीरपुर जो कहां पर है? मेरठ यूपी में। और पश्चिम की तरफ बात करें, सबसे पश्चिमी क्षेत्र तो वो है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में। कौन सा है? सुतका गेंडोर। और कहां पर है? बलूचिस्तान। तो देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम में लगभग ये 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई कह सकते हैं। और उत्तर से दक्षिण में ये लगभग 1400 किलोमीटर में फैली हुई है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रश्न इन पे बनता है कि सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, सबसे उत्तरी छोर कौन सा माना जाता है, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी। तो मांडा उत्तर में है, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में। और कुल 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तो इसका क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम इसके एक सामान्य सी चीज देखते हैं कि ये जब सभ्यता थी उस समय विश्व में कुछ और सभ्यताएं भी इसके समकालीन थी। यानी केवल यही सभ्यता नहीं, और सभ्यताएं भी थी। समकालीन सभ्यताओं की बात करें तो समकालीन सभ्यताओं में थी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, क्योंकि आपसी व्यापार का संबंध का इसमें मिलता है। तो प्रश्न बन सकता है कौन कौन सी समकालीन थी? मेसोपोटामिया। हमारे लिए नाम ही काफी हैं। इन सभ्यताओं को विस्तार से पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए होगा हमें। दूसरा है एलाम, क्रीट। ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही थी। दजला फरात या बेबीलोन की सभ्यता, जिसको दजला फरात भी कहते हैं, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो ये कुछ सभ्यताएं जो थी जो इसके समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं भी और क्षेत्र में फैली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकालीन सभ्यताओं के बाद इसके समय क्रम निर्धारण की। अब हम इसके समय की बात करें, ये एक विवाद का विषय है और आज भी विवाद का विषय ही बना हुआ है कि इसका वास्तविक समय क्या है। तो पहले मैं इसका वास्तविक समय बताऊंगा, उसके बाद अन्य विद्वानों के मत। तो सबसे पहले एक विधि है C14, कार्बन डेटिंग पद्धति है। कार्बन 14 की पुरानी वस्तुओं में कितनी मात्रा में कार्बन है उसके आधार पर उसकी आयु का वैज्ञानिक विधि से निर्धारण किया जाता है। लैब में किया जाता है एक वैज्ञानिक विधि जिसको कह सकते हैं कार्बन 14। C14 एक विशेष रेडियो धर्मी पदार्थ पाया जाता है प्रत्येक वस्तु में, तो उसके आधार पर इसके समय का निर्धारण किया गया है। तो C14 के आधार पर इसका समय माना गया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और यही हमें याद करना है, निर्धारित समय जो है इसका
2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व कार्बन 14 के आधार पर। और ये जो पहला जो समय है, एक विद्वान है नंबर 1, इसी को दे देते हैं डीपी अग्रवाल साहब। डीपी अग्रवाल साहब ने यही तिथि का सही निर्धारण किया है कि यही इसका समय वास्तविक है। नंबर 2, तो दूसरे नंबर की बात करें तो वह है रोमिला थापर। और रोमिला थापर का क्या कहना है, समय वही 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब कहेंगे सर हम दो समय याद क्यों करें, एक ही तो बात है दोनों की। किंतु देखिए ये कार्बन 14 के आधार पर डीपी अग्रवाल ने कहा है और रोमिला थापर ने अपने इतिहास के अध्ययन के आधार पर इसको ये समय निर्धारित किया है। नंबर तीसरी बात करें, तीसरा जो इतिहासकार है तो वो है इसके उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने हड़प्पा के खुदाई थी या उत्खनन था उसमें सहयोग दिया था। उनका कहना है ये सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 से इसका समय 2500 तक निर्धारित किया है। अंतिम समय क्या माना है, 2500 ईसा पूर्व तक। अलग अलग है। नंबर 4 जो बात करें, अगला जो इतिहासकार हमारे बीच में आता है वो है जॉन मार्शल साहब, और उनका भी कहना है कि ये कार्बन 14 से पूर्व है। जॉन मार्शल साहब, इनका कहना है 2800 से 2500 ईसा पूर्व, यह समय निर्धारित किया है जॉन मार्शल साहब ने। अगला बात करें तो वह है पिगट साहब का। पिगट साहब ने इसका जो समय निर्धारित किया है वो भी लगभग सब आसपास ही है, और वो माना है 2500 से 1500, जब तक वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति होती है 2500 से 1500, यानी सब आसपास ही हैं। कार्बन 14 के सभी आसपास है। नंबर 6 जो बात करें तो वो एक डेल्ज नामक इतिहासकार है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। क्यों हैं, क्या पता इनको कैसे पता लगा कि एक निश्चित तारीख और निश्चित समय को ये सभ्यता प्रारंभ हुई। इनका कहना है 2154, ये लो साहब, ये सभ्यता कब प्रारंभ हुई, 2154 ईसा पूर्व में। बताओ, कोई नहीं 2200 बोल देता, 2100 बोल देते, पर नहीं, 2154 और 1864 जैसे इनका कोई जन्म तिथि हो सकता है। इनका कहना है, मत है, इस समय सभ्यता का समय निर्धारित किया है। और इनसे बड़े भी इतिहासकार एक और हुए हैं, ब्रंस और विग। कौन है, ब्रंस एच विग। इनका भी कहना है कि ये सभ्यता अचानक नहीं, पहले निर्माण समय था, फिर विकसित हुई, फिर पतन हुई। तो सबसे पहले इसका निर्माण समय की बात करें तो वो इन्होंने माना है 2800 से 2500 तक का, कि इस समय तो ये सभ्यता निर्मित हुई और जो विकसित हुई